नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति पर और खास तौर पे आज जो घटनाक्रम हुआ है उस पर बातचीत करेंगे कि हम उसकी एक समझ कैसे बना पाए। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 195 उम्मीदवारों की उसने घोषणा की। आप इस लिस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो सूची आई है, अभी काफी उसको ध्यान से देखना होगा और कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग भी लगाना होगा। तभी उस सूची का सामाजिक संतुलन मोटे तौर पर समझ में आएगा। जैसे ये तो बात सब लोगों ने बता दी कि इसके अंदर कितने ओबीसी चेहरे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि ओबीसी को ऊंची जातियों के साथ में भाजपा ने किस तरह प्रति संतुलित किया है, काउंटर बैलेंस कैसे किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कि अपनी पार्टी का ओबीसीकरण करे और साथ में ऊंची जातियों को नाराज कर ले। उनकी कीमत पर पिछड़ों को वो टिकट नहीं देती। वो कुछ इस तरीके से चलती है ताकि उनकी पार्टी का जो ओबीसीकरण है, क्योंकि ओबीसी पिछड़ी जातियों की संख्या मतदाताओं में बहुत ज्यादा है, तो भाजपा उनका खास ख्याल रखती है, विचारधारात्मक रूप से भी और व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से भी। लेकिन साथ में जो ऊंची जातियां हैं, खासतौर से द्विज जातियां हैं और ऐसी जातियां इनका मानस द्विज जातियों जैसा है, उनको भी पूरी तरह प्राथमिकता देती है ताकि उनको बुरा ना लगे और पार्टी में जिस चीज को वो लोग समरसता कहते हैं वो बनी रहे। यही भाजपा का समरसता का जो व्यवहारिक फार्मूला है वो यही है। तो अभी उस लिस्ट को थोड़ा बारीकी से देखना होगा। उस लिस्ट में दिखाई पड़ता है कि 28 महिला उम्मीदवार हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो महिलाओं को टिकट कम मिले हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून इस सरकार ने पास किया है, भाजपा ने पास करवाया है, लेकिन जो टिकट मिले हैं वो ज्यादा से ज्यादा 13 से 14% के बीच में है। तो महिलाओं को काफी कम टिकट हैं। ओबीसी को ज्यादा टिकट हैं, लेकिन अभी भी ओबीसी का जो प्रतिशत है समाज में उसके मुकाबले ओबीसी को टिकट कम मिले हैं। तीसरी बात, मैं इनको तो थोड़ा अलग रखूंगा। मेरी समझ में भाजपा ने पूरी कोशिश ये की है कि जो स्थानीय स्तर पर सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए या बंद किया जाए, कमजोर किया जाए। ये भाजपा की बहुत बड़ी कोशिश इसमें दिखाई पड़ती है और यही कारण है कि आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटे हैं। केवल पुराना एक ही चेहरा है मनोज तिवारी का, उत्तर पूर्व दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। बाकी उन्होंने प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया है, उन्होंने रमेश विधूड़ी का टिकट काट दिया है, जबकि इन दोनों के बारे में पत्रकारों का अनुमान था कि इनको जरूर टिकट मिलेगा, लेकिन इन दोनों का टिकट काट दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का भी टिकट काट दिया है और गौतम गंभीर के बारे में तो खबर आई गई है कि उन्होंने तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, यानी उनका टिकट भी कट चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में चूंकि भाजपा को पहली बार एक गठजोड़ का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ का सामना न 2014 में करना पड़ा था और न ही 2019 में करना पड़ा था। इस बार भाजपा को इस गठजोड़ के मुकाबले लड़ना पड़ेगा, इसलिए भाजपा बहुत सतर्क है। उसने बड़े पैमाने पर टिकटों में बहुत तब्दीली की है। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया दिल्ली से, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी काफी अच्छी है संगठन के अंदर और संगठन के बाहर। अच्छा, इसी तरह खबर ये आई है कि अभी तक उसके टिकट तो नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़े पैमाने पर भाजपा टिकट काटने के लिए जा रही है। तो ये है मुख्य तौर पर इस सूची के ऊपर मेरी पहली टिप्पणी। और दूसरी टिप्पणी के तौर पर मैं ये कहूंगा कि मैं देखना चाहूंगा कि बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा टिकट देती है या नहीं देती है। भोपाल से जो एक साध्वी थी जो कि नाथूराम गॉडसे की तारीफ वगैरह करती थी, उनका टिकट कट गया है। लेकिन उनको अगर भाजपा ने ये सजा के तौर पर उनका टिकट काटा है तो सजा बहुत देर बाद दी गई है। सजा मतलब 4-5 साल तक नरेंद्र मोदी का इस मामले में मखौल बनाया जाता रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तो उनको सजा देने में इतनी देर उन्होंने लगा दी। अब सवाल ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को सजा देने में कितनी देर लगाई जाएगी और क्या उनको सजा देने के चक्कर में उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाएगा या उन्हें टिकट दे दिया जाएगा
या उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बातें देखने की हैं, महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह राजनीति में ऑपरेट करती है, इससे इसका पता लगेगा। एक चीज जो मुझे लगी कि जैसे नितिन गडकरी हैं, अगर राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया और नितिन गडकरी इतने बड़े नेता है तो उनके टिकट की भी आज घोषणा की जा सकती थी, वरुण गांधी की भी घोषणा की जा सकती थी, मेनका गांधी की भी की जा सकती थी, पर कुछ बड़े नेताओं के नामों की घोषणा नहीं की गई। क्या एक तरीके से संदेश है कि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, जहां तक नितिन गडकरी का सवाल है, उनका टिकट कट सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी टिकट की घोषणा नहीं की गई है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के भी किसी टिकट की घोषणा नहीं की गई है। तो महाराष्ट्र और बिहार के टिकट रोक लिए गए हैं पूरी तरीके से। और मेरे ख्याल से ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को टिकट बांटने में मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। बिहार में भी बहुत दिक्कतें हैं उनके सामने, और महाराष्ट्र में भी काफी दिक्कतें हैं। बिहार में तो दिक्कतें इस तरह की हैं कि नीतीश कुमार को मना पाना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से भी इनकार कर दिया है। वो कहते हैं हम बाद में करेंगे विस्तार, लोकसभा चुनाव के बाद। और वो पिछली बार 17 लड़े थे, इस बार भी कह रहे हैं कि मैं एक सीट केवल छोड़ सकता हूं। 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो। फिर एलजेपी के, लोक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से हो चुके हैं, दोनों की अपनी अलग अलग दावेदारियां हैं। जितेंद्र राम मांझी की दावेदारी है, उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है। तो भाजपा को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बिहार में वो सब लोगों को कैसे संतुष्ट करे और खुद अपना हक भी न मारे, दूसरों को संतुष्ट करने में अपना हक भी न मारे। आखिरकार भाजपा ने 17 सीटें जीती थी, तो 17 सीटें कैसे छोड़ देगी भाजपा? वो सीटें तो उसने जीती थी। अब भाजपा 17 सीटें ले लेती है, तो अब बाकी बची सीटों में सबको कैसे संतुष्ट किया जाए? भाई नीतीश कुमार का ही हक मारा जाएगा, बाकी लोगों को तो एक एक दो दो सीटें मिलनी है। पिछली बार एलजेपी को 6 सीटें प्राप्त हुई थी, अब इस बार उनके 2 हिस्से हो चुके हैं, तो दोनों को 3-3 सीटें दी जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा? पशुपतनाथ पारस का गुट तो कह रहा है कि वो 5 सीटों में चुनाव लड़ना चाहता है। तो बिहार में बहुत मुश्किल है भाजपा को। इसी तरह महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा, ये अभी तक भाजपा को नहीं पता लग पाया है। भाई महाराष्ट्र में पिछली बार तो शिवसेना में और भाजपा के बीच में सीधे सीधे सीटों का बंटवारा हो गया था। अब हालत ये है कि शिवसेना का एक गुट भाजपा में है, जिसको असली शिवसेना चुनाव आयोग कहता है। एक नई बात पैदा हो गई है कि एनसीपी का एक नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक गुट भाजपा में है, जो चुनाव आयोग उसको भी कहता है कि ये वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और इन दोनों का लोकसभा चुनाव का क्या प्रदर्शन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इनके पास विधायक तो हैं, लेकिन सांसद के स्तर पर उनका प्रदर्शन क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका आकलन बहुत मुश्किल है। और जो भाजपा है वो उसने पिछली बार महाराष्ट्र में इतनी सीटें जीती थी, उनको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रांत है। ये स्थिति है। हाँ, बिहार से एक और खबर आज आई कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान प्रधानमंत्री की रैली में शामिल नहीं हुए। तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो राजनीतिक दल है एक रीअलाइनमेंट की स्थिति में भी आ सकते हैं चुनाव से पहले, कुछ हो सकता है। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शक्तिशाली है। मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन ये लोग अपनी अपनी पोजीशनिंग तो करेंगे, अपनी अपनी सौदेबाजी भी करेंगे, अपनी नाराजगी भी तरह तरह से व्यक्त करेंगे और खिलाफ भी जा सकते हैं। जबकि लगेगा उन्हें कि हमारे साथ पूरी तरह अन्याय हो रहा है, हमारी कोई भी बात नहीं मानी जा रही है, तो कुछ और भी कर सकते हैं राजनीति में। तो अभी बिहार और महाराष्ट्र जो है वो भाजपा ने स्थिर कर रखा है, उनके बारे में चिंतन चल रहा होगा, गहन बातचीत चल रही होगी, लेकिन अभी बिहार और महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। एक मेरे मन में एक प्रश्न आया, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा दावा करती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के भाई को टिकट दिया गया, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया, जो कि 1 साल से ही राजनीति में सक्रिय हैं। कई सारे कार्यकर्ता जो एबीपी से शुरू करते हैं वो विधानसभा का टिकट भी नहीं पा पाते। तो कुल मिलाकर क्या ये मामला जो है पूरी तरह की सुविधाओं का मसला है कि जहां प्रधानमंत्री को जो पसंद आएगा वो करेंगे और फिर दावेदारी ठोक देंगे कि हम परिवारवाद के खिलाफ। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी लोकसभा में उनकी निगाह में परिवारवाद क्या है इसकी एक परिभाषा दी थी।
उनका कहना ये था कि पार्टी किसी परिवार से पूरी तरीके से एक परिवार और पार्टी दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं बनना चाहिए। सीधा मतलब था कि अगर किसी नेता के बेटे को हम टिकट देते हैं तो इसको वो परिवारवाद नहीं मानते। न वो नेता पार्टी का पर्याय है और न ही वो उसका बेटा पार्टी का पर्याय है। प्रधानमंत्री ने ये तक कहा था लोकसभा में कि जितने नेताओं के जितने परिजन आना चाहे राजनीति में आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पार्टी पूरी तरीके से पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्थायी रूप से किसी एक परिवार से ही लगातार आए और वही पूरी पार्टी को संचालित करे और वो दोनों एक दूसरे के लिए एकावेक हो जाएं, दोनों एक दूसरे के मतलब कांग्रेस ही गांधी परिवार है, गांधी परिवार ही कांग्रेस है, इस प्रकार का हो जाए, इसको वो परिवारवाद का मानते हैं। तो बाकी इन बातों को तो परिवारवाद मानते ही नहीं है वो। लेकिन क्या ये सच में परिवारवाद नहीं माना जाना चाहिए? आपका विचार इस पर? इसमें देखिए, मैं ये बात पेचीदा है, लेकिन प्रोफेसर धीरूभाई शेठ ने एक बार, बहुत पुरानी बात है, तो नरेंद्र मोदी का केंद्रीय राजनीति में उदय भी नहीं हुआ था, तो प्रोफेसर धीरूभाई शेठ ने भी ये बात कही थी। प्रोफेसर धीरूभाई शेठ ने कहा था कि ये कोई एक व्यक्ति परिवार में एक व्यक्ति है और उसका बेटा भी आ गया, उसकी बेटी भी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी डायनेस्टिक रूल, वंश शासन के आधार पर चल रही है। तो जो डायनेस्टिक रूल है और कुछ महत्वपूर्ण परिवारों की पार्टी में हिस्सेदारी, ये दो अलग अलग बातें हैं। इस तरह से उन्होंने इस बात को पेश किया था। विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने में आया है कि जिन विधायकों का टिकट काटा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के परिणाम को थोड़ा बहुत प्रभावित कर पाती हैं। लोकसभा में भी अभी तक शायद उन्होंने 29 से लेकर 30 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। क्या इसके भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है? मेरे ख्याल से लोकसभा के स्तर पर प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। उसकी वजह ये होती है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें नरेंद्र मोदी की अपनी शख्सियत बहुत बड़ी है इसके अंदर। विधानसभा में जितना छोटा राज्य होता है वहां बगावत उतनी ही ज्यादा प्रभावी होती है। तो अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा करो और देखो की स्थिति में है। भाजपा को कहीं ये भी लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में शायद वो तिकड़म करके अगर विक्रमादित्य सिंह वगैरह टूटने के लिए तैयार हो जाए तो वो अपनी सरकार भी बना सकती है। उस स्थिति में फिर लोकसभा के टिकट देने के बारे में दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो कई बातें इन लोगों के दिमाग में चल रही हैं इस वक्त, इस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता है कि टिकट जिसका कटा है वो बहुत बगावत करेगा या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। भाजपा का जो मौजूदा ढांचा हो गया है और उसमें जो शीर्ष नेतृत्व की सर्वोपरिता है वो बहुत जबरदस्त है। उसमें बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई कर पाए। अगर कोई इरादा भी रखता होगा तो भी उसका सफल हो पाना मुमकिन नहीं लगता। आज गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा दो ऐसे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने खुद को राजनीति से दूर करने की बात कही। इसे हम किस रूप में देखें? उनका व्यक्तिगत निर्णय है या उनको आशंका हो गई कि अब टिकट मिलने वाला नहीं है इसलिए हम वो तो साफ तौर पर उनसे कह दिया गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, अब आप तय कर लीजिएगा आपको क्या करना है। तो उन्होंने तय किया कि हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अपनी मर्जी से संन्यास लिया है। गौतम गंभीर तो अपनी सीट से लड़ना ही चाहते थे। इस बात को पहले कह भी चुके थे वो 1-2 बार, लेकिन जब उन्हें बिल्कुल लग गया कि अब उनका कोई मौका नहीं है उनके पास, उनका टिकट कटेगा ही कटेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। अब जयंत सिन्हा अगर राजनीति संन्यास लेंगे तो वो अपना जो अमेरिका में जो हैश फंड चलाते थे उस पेशे में अपने लौट सकते हैं। और गौतम गंभीर तो पहले ही से ही क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं और आईपीएल में टीमों के हेड कोच हैं गौतम गंभीर, मेंटर हैं, कहीं कोच हैं, तो पहले से ही उनके पास एक व्यवसाय है। और सांसद रहते हुए भी वो ये सब करते रहे हैं। सांसद रहते हुए उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री में बहुत समय खर्च किया है। पूरी आईपीएल के वक्त में वो पूरी तरह आईपीएल में ही सक्रिय रहते हैं। जैसे आज आपने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, प्रवेश वर्मा का टिकट कटा, रमेश विधड़ी का टिकट कटा, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा। ये तीनों नेता बड़बोले रूप में या हेट स्पीच के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन टेनी का टिकट नहीं कटा।
तो इन सब चीजों को हम कैसे समझे? क्या नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए? में कटने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पहली बात तो यह है कि जो अपराध किया है वो उनके बेटे ने किया है और वो लगातार जेल में है। वो लगातार जेल में है। तो वो पार्टी ये मानती है कि जिसने अपराध किया है उसको उसकी सजा मिल रही है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि लोक विधानसभा चुनाव जब थे तो टैनी के इलाके में पहले माना जा रहा था कि वहां पर काफी भाजपा के खिलाफ माहौल होगा और भाजपा हारेगी, लेकिन वहां पर टैनी के इलाके में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा और उसने सारी सीटें जीत ली वहां की जितनी थी। तो उसका श्रेय अजय कुमार टैनी को गया। जहां तक मेनका गांधी और वरुण गांधी का सवाल है, मेनका गांधी पिछली बार बहुत ही कम वोटों से जीती थी, 10-15 हजार वोटों से जीत पाई थी चुनाव अपना। और वरुण गांधी ने सरकार के प्रति एक आलोचनात्मक रुख अपनाया है लंबे अरसे से। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसने सहयोगियों के साथ तो अपना मामला नहीं निपटाया, पर अपनी सीटें घोषित कर दी कुछ। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस मामले में विपक्षी दलों से कई कदम आगे निकल गए। भाई उनके जो सहयोगी हैं वो बराबर की हैसियत वाले नहीं है। उनके सहयोगी भाजपा के मुकाबले बहुत, अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा ने 51 सीटें घोषित की हैं, अभी भी 29 सीटें बाकी हैं और भाजपा बमुश्किल तमाम 5-6 सीटें ही अपने सहयोगियों को देना चाहती है। उन्होंने बहुत जोर मारा तो 1-2 सीट और बढ़ जाएगी। अभी तो सीटें वहां बहुत है जिनका अलॉटमेंट बाकी है। जहां पर उसे सहयोगियों के साथ दिक्कत है सीट बांटने में, वो तो महाराष्ट्र और बिहार है। भाजपा को असली दिक्कत तो महाराष्ट्र बिहार में आएगी। वहां पे क्या होता है, वहां ये भी हो सकता है कि भाजपा से उनके सहयोगी नाराज हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र बिहार दोनों जगह एक लॉबी ऐसी है जो ये चाहती है कि सहयोगियों के चक्कर से छुटकारा प्राप्त किया जाए। भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में भी बहुत प्रबल लॉबी है और महाराष्ट्र में भी एक प्रबल लॉबी है। और विधानसभा चुनाव में तो लॉबी मेरे ख्याल से इस बार बहुत जम के ये दावा पेश करेगी कि हम लोगों को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, ये गठजोड़ के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। इस संदर्भ में मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि वहां पर जो राजभर की पार्टी है या अनुप्रिया पटेल की पार्टी है या संजय निषाद की पार्टी है, क्या सच में उनकी इतनी हैसियत है कि वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को चुनौती दे पाए या उनको नुकसान पहुंचा पाए? नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है। मैं वहां केवल बिहार और महाराष्ट्र की बात कह रहा हूँ। वहां भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो भाजपा को तंग कर सकते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि फिर भारतीय जनता पार्टी इनको अपने साथ लेकर क्यों चल रही है? क्या कोई डर है, मजबूरी है? इसलिए चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आप 2019 के चुनाव पे गौर कीजिए। 2019 के चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और पूर्वांचल में जो राजभर वोट है, जिस तरीके से पूरे पूर्वांचल में बटे हुए हैं, तो उसमें राजभर को मान लो 1 सीट भाजपा देती है। ऐसा सुना जा रहा है कि वो केवल घोसी की सीट राजभर को देना चाहती है। तो राजभर दूसरी सीटों पर राजभर बिरादरी के वोट भाजपा को मिलेंगे। पूर्वांचल भाजपा का कमजोर माना जाता है। वहां समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है। एक बार तो विधानसभा चुनाव में भी स्थिति ये कही जा रही थी कि उसके ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की लहर सी चल रही है, ये माना जा रहा था। तो भाजपा को छोटी छोटी जो बिरादरियां हैं उनके नेताओं को वो 1 या 2 सीट देंगे और उनके जरिए उनकी बिरादरी के दूसरे जो वोटर हैं दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में उनके वोट जाएंगे, चाहे वो कुर्मी वोटर हो, चाहे वो निषाद वोटर हो, चाहे वो राजभर वोटर हो। एक आखिरी सवाल, शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट मिल गया है, तो एक तरीके से माना जाए कि उनका राजनीतिक पुनर्वास हो गया या हो जाएगा, इसकी गारंटी मिल गई है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो मध्य प्रदेश के चुनाव जीत जाते हैं और केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो बहुत ज्यादा संभावना यह है कि वो केंद्र में एक कैबिनेट रैंक का मंत्री पद उन्हें प्राप्त हो। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए विशाल आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।